वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कैप्टन जिले सिंह अकेडमी। मैं नीरज बुमरा स्वागत करता हूं फिर से बायोलॉजी की इस क्लास में, और ये क्लास फिर से 10th क्लास के लिए है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट से जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने कंप्लीटली कवर किया था अवर एनवायरनमेंट वाले चैप्टर को। ठीक है, तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि हम हमेशा करते हैं एक चीज की है ना, चैप्टर जब भी स्टार्ट होगा तो चैप्टर के नाम के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कि चैप्टर का नाम बता क्या रहा है। इसका पूरे चैप्टर का नाम ही क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब मैं समझाता हूं कैसे। देखो, एक काम है, उसको एक तो एक ही इंसान कर रहा है। एक काम है, उसको ढेर सारे लोग मिलके कर रहे हैं। अब रिजल्ट देखा जाए या फिर काम देखा जाए तो काम तो एक ही है। ठीक है, कैसे? मैं स्टूडेंट्स को बोलूं कि क्लास से बेंचेस बाहर निकालने हैं, पहले पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को बोलूं मैं कि क्लास से बेंच को बाहर निकालना है, वो निकाल देगा। फिर मैं बोलूं पूरी क्लास को मिलके क्लास से बेंच बाहर निकालना है, टास्क तो एक ही परफॉर्म हो रहा है। कौन सा? बेंच को बाहर निकालना। पहले वाले केस में सिर्फ एक इंसान ने बाहर निकाला था, बाद वाले केस में लोगों ने मिलके निकाला है। ये जो पहले वाला केस था, क्या इसमें एक वर्ड यूज किया जा सकता है कोऑर्डिनेशन? नहीं, ये एक सिंगल पर्सन ने किया है, तो कोऑर्डिनेशन वर्ड तो बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन अब अगर मैं बात करूं, वो जो क्लास बाकी की बची हुई जिसको ऑर्डर दिया गया था कि क्लास से बेंच को बाहर निकालो, उन्होंने मिल के काम किया है, लेकिन काम एक ही किया है। इस केस में हम वर्ड यूज कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन। और इसी तरीके से हमारी बॉडी भी काम करती है। हमारी बॉडी के अंदर हर एक पार्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, और ये इंपॉर्टेंस क्या है कि हर एक पार्ट मिलजुल के अपना अपना काम करता है, और इस अपने अपने काम की वजह से पूरी बॉडी फंक्शनल रहती है। ठीक है, और इन सब के मिल के काम करने की वजह से हमारी बॉडी कंट्रोल में रहती है। दैट्स वाई इसको बोला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हमारी जो बॉडी है वो कैसे काम करेगी? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के तरीके से काम करेगी। अब ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम चीजों को देखना है कि भी कौन से ऑर्गन्स आएंगे, किस ऑर्गन को ऑर्डर दिया जाएगा, किससे ऑर्डर लिया जाएगा, कैसे कंट्रोल होगी, वो सारी चीजें इस चैप्टर में हम देखेंगे। हम कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले वर्ड हमारा आता है स्टिमुलस। स्टिमुलस वर्ड आया। अब स्टिमुलस वर्ड के बारे में देखो। देखो, स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज जिसके रिगार्डिंग तुम्हारी बॉडी पर रिएक्शन दे रही है। ठीक है, रिस्पॉन्स कर रही है, वो तुम्हारी बॉडी के लिए रिस्पॉन्स स्टिमुलस है वो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एकदम से ऐसे किसी बच्चे के सामने एकदम से ये वाली प्रोसेस करता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला रिएक्शन होगा। जैसे ही मैंने परफॉर्म किया ये वाले रिएक्शन होंगे। ये उस बच्चे के लिए स्टिमुलस है। ये जो मैंने यूं किया है, ये उस बच्चे के लिए क्या है? स्टिमुलस है। ठीक है, लेकिन बच्चे ने भी तो रिस्पॉन्स दिया होगा, बच्चे ने भी तो रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, फिर वो क्या, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पोंड आर कॉल्ड स्टिमुलस। कि कोई भी चीज एनवायरनमेंट के अंदर जो रिस्पॉन्स करने पे मजबूर कर रही है, वो क्या है? स्टिमुलस है। अब एग्जाम्पल के लिए स्टिमुलस में हीट भी हो सकती है, वहां पे कोल्ड भी हो सकता है, वहां पे साउंड भी हो सकता है, स्मेल भी, टेस्ट, टच, प्रेशर, ग्रेविटी, वाटर। ठीक है, तो ढेर सारे ऐसे फैक्टर हैं जो एज ए स्टिमुलस वर्क करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, इसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस इन फॉर्म ऑफ अ बॉडी मूवमेंट। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सब के रिगार्डिंग रिस्पॉन्स जरूर देगा, और इन सब के रिगार्डिंग जो रिस्पॉन्स दिया जा रहा है वो कैसे देगा? बॉडी की मूवमेंट करा के। ठीक है, क्योंकि पहले वाले केस में मैंने बताया था, अगर मैं किसी बच्चे को इस तरीके से करता हूं तो बच्चा एकदम से यू रिएक्शन देगा। ठीक है, तो ये बॉडी मूवमेंट है, तो बॉडी मूवमेंट को शो करके हम ये दिखाते हैं कि हाँ, किसी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। इसके जस्ट बाद अब आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या? कि जो ये एक्टिविटी थी, यहां से यहां तक की एक्टिविटी, अब इसमें कोई एक बॉडी पार्ट तो इन्वॉल्व नहीं हुआ होगा, इसमें ढेर सारे बॉडी पार्ट भी इन्वॉल्व हुए, कहीं से ऑर्डर भी आया है, तो सिंगल एक ऑर्गन की फंक्शनिंग नहीं दी है, ढेर सारे ऑर्गन, और सबने मिलके एक ही काम किया है कि भैया वो जो स्टिमुलस था उसका रिस्पॉन्स देना था। ठीक है, तो एक काम लेकिन किया ढेर सारे ऑर्गन ने मिलके। ठीक है, या ढेर सारी मसल्स, सेल, टिश्यू, बहुत कुछ इन्वॉल्व हुआ होगा, यही तो है कोऑर्डिनेशन। अब इसके बारे में देखते हैं। फॉर अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस मैनी ऑर्गन इन द बॉडी शुड वर्क टुगेदर। बहुत अच्छे से अगर रिस्पॉन्स करना है ना बॉडी को, तो जो जितने भी ऑर्गन है उनका
साथ मिलके काम करना जरूरी है, ठीक है, उनका साथ मिलके काम करना जरूरी है। The work together of the various organ in an organism produce a proper response of the stimulus is called coordination. वो जो response है जो उस stimulus के regarding दिया गया है, that response is known as coordination. और इस coordination के लिए कौन सी चीजें responsible होंगी वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो इस coordination के लिए अगर हम animals में बात करें तो इसी control and coordination के लिए जो चीजें responsible हैं वो है nerve system, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबल रहेंगी किसके लिए, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। लेकिन वहीं अगर बात करें इन प्लांट्स, अब देखो, आप प्लांट्स की तरफ यू कीजिए, आप है ना प्लांट्स की तरफ यू कीजिए, क्या लगता है आपको प्लांट्स यू इस तरीके से झुक के रिस्पॉन्स देगा ना, हो ही नहीं सकता। तो क्या मतलब, इसका मतलब प्लांट लिविंग नहीं है? इसका तो ये मतलब है कि सर अभी अभी बोला लिविंग रिस्पॉन्स करते हैं, तो मैंने जैसे उसको ऐसे किया तो उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, मतलब वो या तो लिविंग नहीं है या फिर किसी बॉडी ऑर्गन में दिक्कत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं ऑफलाइन क्लासेस में कि एक होती है मूवमेंट, एक होती है लोकोमोशन। प्लांट मूवमेंट शो करते हैं ना कि लोकोमोशन, ठीक है। रिस्पॉन्स करेंगे लेकिन जरूरी नहीं उसके लिए स्टिमुलस आपका ये इस तरीके से करना हो, ठीक है। और भी बहुत से फैक्टर है। तो प्लांट के अंदर भी कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल होता है, लेकिन वहां होता है किसके हेल्प से, बाय द केमिकल सब्सटेंस, जिनको हम बोलते हैं क्या, प्लांट हार्मोन, या फिर इन्हीं प्लांट हार्मोन का एक दूसरा नाम दिया गया है, दैट इज नोन एज फाइटोहार्मोन्स। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं जो रिस्पॉन्स कराती हैं, जो कंट्रोल कराती हैं, जो कोऑर्डिनेशन भी कराती हैं, ठीक है ना। किस चीज के अंदर, एक कुछ एनिमल्स के लिए है तो कुछ प्लांट्स के लिए। क्लियर है? तो ये सारा जनरल इंट्रोडक्शन था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ठीक है। चलो देखो, हमने अभी अभी एक चीज पढ़ी है क्या, कि अगर एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराना है तो हमारे लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीजें होंगी या फिर जो ऑर्गन पार्टिसिपेट करेंगे मेजरली, कौन कौन से, नर्व सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है। सबसे पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं, नर्व सिस्टम को। नर्व सिस्टम को क्लियर कर लेते हैं क्या, कि एक नर्व सिस्टम के अंदर क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगी। एक नर्व सिस्टम के पास ब्रेन है, एक नर्व सिस्टम के पास स्पाइनल कॉर्ड है, और एक नर्व सिस्टम के पास ढेर सारी नर्व्स, ठीक है। इन सब का कॉम्बिनेशन क्या करेगा, एक नर्व सिस्टम को फंक्शनल बनाएगा, ठीक है। अब इन सब के काम करना जरूरी है, लेकिन इनको भी तो कोई इंफॉर्मेशन देगा, इनको भी तो कोई इंफॉर्मेशन देने वाला चाहिए। तो वो इंफॉर्मेशन लाके देंगे कौन, रिसेप्टर। रिसेप्टर इंफॉर्मेशन लेके आएगा, उसके बाद ढेर सारी प्रोसेस, नर्व्स है, स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन, तब कहीं जाके फाइनल डिसीजन होगा। तो सबसे पहले किसी भी स्टिमुलस का पता जो लगाएगा वो कौन है, वो पता लगाएगा रिसेप्टर। तो देख लेते हैं, द सेंस ऑर्गन विच रिसीव द स्टिमुलस, सबसे पहले जो स्टिमुलस को रिसीव करेगा वो कौन है, रिसेप्टर्स है, एंड पास द मैसेज टू द ब्रेन। और यही रिसेप्टर मैसेज को किसके पास भेजेंगे, या तो ब्रेन के पास भेज देंगे या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास भेज देंगे। किसकी हेल्प से भेज देंगे, ये भेज देंगे इसको सेंसरी नर्व्स के थ्रू। क्लियर है? तो सेंसरी नर्व्स के थ्रू इस चीज को भेज देंगे। अब कितने रिसेप्टर हैं हमारी बॉडी में, सवाल ये आता है, कितने रिसेप्टर हैं, कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो वो देखते हैं। हमारे पास बेसिकली अगर एनिमल्स की बात करें तो 1 2 3 4 5, कितने रिसेप्टर हैं, 5 रिसेप्टर हैं। सबसे पहले फोटो रिसेप्टर, जिसका काम क्या है, लाइट को डिटेक्ट करना। ये प्रेजेंट कहाँ है, आईज के अंदर प्रेजेंट, ठीक है। फिर आता है फोनो रिसेप्टर, काम क्या, साउंड को डिटेक्ट करना, प्रेजेंस कहाँ, ईयर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, काम क्या, स्मेल को डिटेक्ट करना, और प्रेजेंस कहाँ, नोज के अंदर। गस्टेट्रो रिसेप्टर्स, टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे और प्रेजेंट कहाँ रहेंगे, जीभ के ऊपर, टंग के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। इसके बाद
लास्ट जो हमारा है टेंगो रिसेप्टर, या फिर इसको हम बोल देते हैं थर्मो रिसेप्टर भी। क्या? थर्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, काम कोई भी टच है उसको डिटेक्ट करना, प्रेजेंस कहाँ पे? स्किन के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो डिनोट कराएंगी, डिटेक्ट करेंगी चीजों को। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, समझ आ गई ना? तो एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से। सबसे पहले स्टिमुलस को जो रिसीव करेगा वो कौन है? रिसेप्टर है। ठीक है, उसके बाद फाइनल कभी जाके ब्रेन के पास या स्पाइनल कोड के पास जाके इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, और फिर वो डिसीजन लेगा कि भी अब फाइनली करना क्या है। ठीक है, कि अब फाइनली क्या एक्शन लेना है। इसके बाद जैसे रिसेप्टर ने काम किया, जो अगला टास्क है वो किसका है? इफेक्टर्स का। इफेक्टर्स कौन सा? कि जहां भी वो फंक्शन, जहां भी वो चीज अफेक्ट हुई, जिसने भी वो फील किया उस स्टिमुलस को। अब इफेक्टर्स क्या है? ये मसल्स हैं and glands have which respond to the information from the brain and the spinal cord through the motor nerves। क्या ये क्या करेंगे? रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन दे दी ब्रेन को, वापस से उस ऑर्गन के पास भी तो इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कोई चीज आपने टच की, फॉर एग्जांपल आपने इस चीज को ऐसे टच किया, यहाँ पे तो रिसेप्टर थे, उन्होंने तो इंफॉर्मेशन पहुंचा दी ब्रेन के पास। अब ये चीज गर्म है ठंडी है वो तो ब्रेन ही डिसाइड करे ना कि यहाँ से हाथ हटाना है नहीं हटाना है, तो वापस से भी तो इंफॉर्मेशन आएगी मसल्स के पास। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन कौन लेके आएंगे? इफेक्टर लेके आएंगे। अब इस ड्यूरेशन में दो नर्व सेल काम करती हैं, कौन कौन सी? सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। ठीक है, कैसे? नर्व्स विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर टू द ब्रेन। जो रिसेप्टर से ब्रेन तक जो इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। ठीक है, रिसेप्टर से सबसे पहले स्टिमुलस किसने डिटेक्ट की? रिसेप्टर ने। रिसेप्टर से वो जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक पहुंचाई जाएगी, किसके थ्रू? सेंसरी नर्व्स के थ्रू। ठीक है, स्पाइनल कोड तक भी पहुंचा दी जाएगी। इसके बाद वापस वापस ब्रेन से या स्पाइनल कोड से वो इंफॉर्मेशन उस मसल्स के पास, अफेक्टेड ऑर्गन के पास आएगी। तो उस टाइम पे इंफॉर्मेशन कौन लेके आएगा? उस टाइम पे इंफॉर्मेशन लाएगा मोटर नर्व। ठीक है, तो फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड टू द इफेक्टर्स, मसल्स और द ग्लैंड्स जो भी उसमें इन्वॉल्व है वहां तक। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड के पास जो इंफॉर्मेशन कौन सी नर्व लेके जाएगी? वो लेके जाएगी सेंसरी, और वहां से फिर से उस ऑर्गन या फिर उस ग्लैंड के पास या मसल्स के पास इंफॉर्मेशन वापस कौन लेके आएगा? दैट इज नोन एज मोटर नर्व। तो इस तरीके से एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो यहाँ पे रिसेप्टर्स आए, इफेक्टर्स आए, सेंसरी नर्व्स आई और मोटर नर्व्स आई। तो एक बार अच्छे से देखेंगे इस पूरी स्लाइड को। हाँ जी, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। हाँ जी, देखिए बेसिक चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं ह्यूमन नर्व सिस्टम के बारे में कि एग्जैक्ट ह्यूमन नर्व सिस्टम है क्या। ह्यूमन नर्व सिस्टम की अगर बात की जाए तो पार्ट ऑफ द नर्व सिस्टम कौन कौन से? द नर्व सिस्टम कंसिस्ट CNS, जिसको सेंट्रल नर्व सिस्टम बोलते हैं, या फिर PNS, पेरिफेरल नर्व सिस्टम हम बोलते हैं। ठीक है, तो नर्व सिस्टम के कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, CNS और PNS में। अगर CNS की बात की जाए तो CNS के पास भी कौन कौन प्रेजेंट रहेगा? ब्रेन प्रेजेंट रहेगा या फिर स्पाइनल कोड प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, या तो ब्रेन प्रेजेंट रहेगा या फिर स्पाइनल कोड प्रेजेंट रहेगी। द पेरिफेरल नर्व सिस्टम, द पेरिफेरल नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए। अब PNS के पास क्या क्या है? तो PNS के पास क्रेनियल नर्व्स हैं अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन, जो कि कहां से ओरिजिनेट हो रखी है? ब्रेन से ओरिजिनेट हो रखी है, या फिर स्पाइनल नर्व्स, ये कहां से ओरिजिनेट हो रखी है? ये स्पाइनल कोड से ओरिजिनेट हो रखी है। ठीक है,
तो जितनी भी नर्व्स हैं वो पीएनएस में इंक्लूड कर दी गई हैं। ब्रेन से अगर नर्व्स ओरिजिनेट हो रही हैं तो जो हमारी ब्रेन से ओरिजिनेट है वो हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं, और जो हमारी स्पाइनल कोड से ओरिजिनेट है वो हमारी स्पाइनल नर्व्स हैं। तो यहाँ पे सारी नर्व्स इंक्लूड है किसमें, पीएनएस में, और सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कोड इंक्लूड है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स का पूरा जाल बिछा हुआ है। ठीक है, जिसमें क्रेनियल नर्व्स भी आ गई, जिसमें स्पाइनल नर्व्स भी आ गई। ठीक है, तो ये पूरा जो वेब लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होती है सिर्फ और सिर्फ नर्व्स की वजह से। और ये हमारे यहाँ पे ब्रेन है और स्पाइनल कोड है, जो कि किसका हिस्सा है, सीएनएस का हिस्सा है। वन बाय वन इनको हम अब पढ़ लेते हैं। अब हमने अभी अभी एक बात की कि इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, नर्व्स चाहिए थी। ठीक है, अब अगर फंक्शनल यूनिट की बात की जाए, किसकी, फंक्शनल यूनिट की बात की जाए किसकी, अगर हम नर्व सिस्टम की, तो जो फंक्शनल यूनिट है दैट इज नोन एज न्यूरॉन। ठीक है, एक नर्व सेल, एक नर्व सेल है। अच्छा, एक बहुत बार कंफ्यूजन है बच्चों को, वो कंफ्यूजन दूर कर देते हैं कि अगर हम बात करें नर्व्स की, तो नर्व एक टिश्यू है या फिर एक सेल है। तो बेसिकली नर्व्स हैं वो टिश्यू में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, और अगर टिश्यू में है तो सिंपल सी बात है, टिश्यू के अंदर सेल होंगी। तो इस नर्व टिश्यू के अंदर दो सेल होती हैं, एक तो न्यूरॉन, और एक न्यूरोग्लिया। ठीक है, तो दो तरीके की सेल होती हैं इसमें। इस न्यूरॉन को ही हम बोल देते हैं नर्व सेल। क्या बोल देते हैं, नर्व सेल। इस एक न्यूरॉन को हम नर्व सेल बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि नर्व टिश्यू से ओरिजिनेट है। लेकिन ये जो सेल, इसको न्यूरोग्लिया ही बोलते हैं। ये जो है ना न्यूरॉन, ये सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन में काम आएगा। सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। लेकिन अगर न्यूरोग्लिया की बात करें तो ये जस्ट स्पोर्टिव सेल है। ये जस्ट एक स्पोर्टिव सेल है जो कि सपोर्ट करेगी किसको, जो कि सपोर्ट करती है डायरेक्ट न्यूरॉन को। ठीक है, तो इस चीज को एक बार आप अच्छे से देख लें कि नर्व सेल बोल देता है तो क्या मतलब है, नर्व टिश्यू अगर उसने बोल दिया तो क्या मतलब होना चाहिए उसका। ठीक है, तो ये जो डाउट है बहुत बार बच्चों को है, तो इस कंफ्यूजन में अब बच्चे ना रहे कि कौन सा नर्व टिश्यू था, कौन सा नर्व सेल थी। ठीक है, ये सारी चीजें अच्छे से देख लेंगे, इसको अच्छे से एनालाइज कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब हम इस नर्व सेल के बारे में पढ़ते हैं। देखो, हमारी बॉडी के अंदर मान लो ये हाथ है, यहां से लेके अगर इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ ब्रेन तक पहुंचानी है, तो यहाँ एक चेन ऑफ न्यूरॉन है। चेन ऑफ न्यूरॉन, एक न्यूरॉन, उसके बाद दूसरा न्यूरॉन, उसके बाद तीसरा न्यूरॉन, चौथा न्यूरॉन। इस तरीके से न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, न्यूरॉन की एक चेन है। लेकिन हम अभी समझ रहे हैं सिर्फ एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को, क्योंकि एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर समझ में आ गई तो बाकी न्यूरॉन की स्ट्रक्चर भी वैसे ही है, बस उस चेन को कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो एक न्यूरॉन को अगर हम समझे, अगर इंफॉर्मेशन पहुंचा दी है, तो एक न्यूरॉन को हम नर्व सेल बोल देते हैं। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। किसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है भाई, ये है नर्व सिस्टम की। अब इस न्यूरॉन के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, इट हैज अ सेल बॉडी, इसके पास एक सेल बॉडी है जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। हम इसको सीधा सेल बॉडी भी बोल देते हैं और साइटोन भी बोल देते हैं। और इस साइटोन के पास क्या है, इस साइटोन के पास न्यूक्लियस भी है, और इस साइटोन के पास साइटोप्लाज्म भी है। ठीक है ना, इस साइटोन के पास न्यूक्लियस भी और साइटोप्लाज्म भी है। साइटोप्लाज्म क्या है, लिक्विड है। कौन सा लिक्विड, जो सेल के अंदर फिल होता है, लिक्विड है या फ्लूइड है इनसाइड द सेल, जो सेल के अंदर है। ठीक है ना, तो इट हैज
सेवरल ब्रांचेस स्ट्रक्चर कॉल्ड डेंड्राइट्स। अब एक स्ट्रक्चर तो इस न्यूरॉन में सेल बॉडी या फिर साइटोन होगी, दूसरी स्ट्रक्चर हमारी क्या रहेगी, दूसरी स्ट्रक्चर का नाम है डेंड्राइट्स। तो न्यूरॉन में ही, न्यूरॉन के अंदर ही जो दूसरी स्ट्रक्चर हमारी रहेगी वो रहेगी डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट्स कैसी है, इट हैज ए लॉन्ग नर्व फाइबर, ठीक है। इस डेंड्राइट के साथ साथ इसी न्यूरॉन के अंदर एक लॉन्ग फाइबर जैसी स्ट्रक्चर भी है जिसको हमने एक्सोन बोला है, ठीक है। तो बेसिकली एक न्यूरॉन के अंदर तीन ही पार्ट होते हैं, सेल बॉडी जिसको साइटोन बोलते हैं या फिर डेंड्राइट्स और द एक्सोन। अब देख लेते हैं इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर, मेजरली स्ट्रक्चर है, फिर इनकी सब स्ट्रक्चर कैसे। जो एक्सोन है इसके ऊपर एक कवर है, ठीक है, एक लेयर है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं क्या, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ बोलते हैं। द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन, अब हमने बात की ना कि एक के पीछे एक न्यूरॉन जुड़ा हुआ है, एक के पीछे एक न्यूरॉन जुड़ा हुआ है, और ये जो जुड़ना है इस जुड़ने वाली फॉर्म में बीच में गैप है, इस बीच में गैप है, वो बीच में जो गैप है एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में, उस गैप को हम बोलते हैं सिनेप्सिस। क्लियर है। इसके बाद मैसेज पासेस थ्रू द नर्व सेल इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल एंड द इलेक्ट्रिक सिग्नल, ठीक है। अब जो मैसेज है, मान लो यहां से एक न्यूरॉन था, यहाँ दूसरा, इससे इस न्यूरॉन के पास मैसेज आना है, ठीक है, क्योंकि इसने आगे पूछना है। तो वो मैसेज दो तरीकों के साथ आएगा, या तो फिर वो केमिकल आएगा या फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में आएगा, ठीक है, या तो केमिकल आएगा या फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में आएगा। अब जो एक सिग्नल है, ठीक है, चाहे वो केमिकल का सिग्नल हो या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो, इसको हम एक कॉमन वर्ड देते हैं, कॉमन नाम से बुलाते हैं, दैट इज नोन एज नर्व इंपल्स, ठीक है। ये नर्व इंपल्स कैसे मूव करेगी, सबसे पहले न्यूरॉन का द डेंड्राइट रिसीव द इंफॉर्मेशन, तो न्यूरॉन का कौन सा पार्ट सबसे पहले आगे आएगा इस नर्व इंपल्स के लिए, डेंड्राइट, and start a chemical reaction which produce electrical impulse which passes through the axon। डेंड्राइट्स आएगा, डेंड्राइट्स वो इंफॉर्मेशन इसको दे देगा और फिर एक्सोन के थ्रू वो पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर जाएगा। अब इस डायग्राम को देखो आराम से, न्यूरॉन का डायग्राम है, ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इनको हमने बोला है डेंड्राइट। ये जो सेंटर रीजन है यहाँ पे, ठीक है, इसको हमने बोला है क्या, सेल बॉडी या फिर साइटोन। और इसके पास यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस और फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके जस्ट बाद ये जो लॉन्गिट्यूडनल पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्सोन, और इसके ऊपर ये येलो कलर की जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको बोलते हैं कवरिंग। किस चीज की कवरिंग है, माइलिन शीथ की, ठीक है। अब ये छोटे छोटे आप इसके अंदर सेल देख पा रहे होगे एक्सोन में, ये छोटे छोटे से राउंड राउंड सेल, ठीक है। इन राउंड राउंड सेल का भी एक नाम है, इनको बोलते हैं सेवोन सेल्स, ठीक है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, सेवोन को स्केवोन बोलते हैं, कुछ भी बोलो, ठीक है, सेवोन सेल्स है। इसके जस्ट बाद फिर से ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे ऐसे नोड है, ठीक है, राउंड स्ट्रक्चर, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, जिनको हम बोलते हैं एक्सोन का टर्मिनल। तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है एक किसकी, एक न्यूरॉन की। इंफॉर्मेशन सबसे पहले डेंड्राइट के पास आएगी, फिर उसके बाद यहाँ सेंटर वाले पार्ट में सेल बॉडी के पास जाएगी, फिर एक्सोन के पास जाएगी इंफॉर्मेशन, और यहाँ से इंफॉर्मेशन फिर यहाँ आगे जाएगी, यहाँ से फिर अगले नेक्स्ट किस में, अगले नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में भी इसी तरीके से स्टार्ट होगी अगेन, अगले का डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन एंड एक्सोनल टर्मिनल। क्लियर है। तो ये सारी चीजें हैं हमारे इसमें एक्सोन में, सॉरी इसमें न्यूरॉन में। तो आप देखो इसको आराम से एक बार। चले नेक्स्ट, ठीक है। इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से देखो, इस डायग्राम में फिंगर जैसी स्ट्रक्चर दिख रही होंगी आप लोगों को, ये फिंगर जैसी स्ट्रक्चर, ये फिंगर जैसी स्ट्रक्चर क्या है, ये फिंगर जैसी स्ट्रक्चर जो येलो पार्ट दिख रहा है ये क्या है, वो एक्सोन का टर्मिनल है। एक्सोन का टर्मिनल जो होल्ड किए हुए है किसको, मसल्स को, ठीक है, मसल बंडल को, ठीक है, इस तरीके से होल्ड किए हुए है। और एक न्यूरॉन का टर्मिनल जब ये उसको
होल्ड करे हुए किसको, मसल बंडल को, तो कुछ इस तरीके से गैप बनता है, अगले का भी तो वहां पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन न्यूरॉन होगा, तो ये जो गैप है इसको बोलते हैं सिनेप्सिस। ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ जी, इस डायग्राम को देखो गौर से, यहां से यहां तक एक न्यूरॉन है, इससे जस्ट आगे यहां से यहां तक दूसरा न्यूरॉन है, ऐसे ही उससे आगे इसी तरीके से चेन में हेड टू टेल रीजन कनेक्टेड होंगे ढेर सारे न्यूरॉन, और यही इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल अगर सबसे पहले इंफॉर्मेशन इसके डेंड्राइट के पास आई है, तो यहां से डेंड्राइट से अगली इंफॉर्मेशन सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी से एक्सोन के पास, एक्सोन से एक्सोन टर्मिनल के पास, फिर यहाँ पे जो सिनेप्स था, गैप था, उस गैप को क्लियर किया जाएगा, फिर अगले के टर्मिनल, अगले के डेंड्राइट के पास, सेल बॉडी के पास, एक्सोन के पास, एंड देन फाइनली फिर से एक्सोन टर्मिनल के पास, और इसी तरीके से अगला फिर से सिनेप्स आएगा, फिर से डेंड्राइट्स आएंगे, ऐसे ही फर्दर कंटिन्यू रहेंगी क्या, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना। क्लियर है। तो इस तरीके से न्यूरॉन फंक्शन करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी चीज। नेक्स्ट, इस डायग्राम को देखो, इस फ्लो चार्ट को देखो अच्छे से। ठीक है, हमने नर्व सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जाना। नर्व सिस्टम में हमने एक चीज क्लियर कर ली कि दो पार्ट्स में डिवाइड है नर्व सिस्टम, सीएनएस में या फिर पीएनएस में। ठीक है, अगर सीएनएस की बात करें तो सीएनएस के पास ब्रेन है और स्पाइनल कोड है, लेकिन अगर पीएनएस की बात करें तो इसके पास सारी की सारी नर्व्स हैं। वो सारी की सारी नर्व्स कौन सी हैं, या तो क्रेनियल नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स है, विजुअल नर्व्स है, बताएंगे इनके बारे में भी। अब फर्दर पीएनएस के भी पार्ट है, फर्दर पीएनएस के भी पार्ट है, कैसे, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम और वॉलेंट्री नर्व सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम क्या, अगर हम वॉलेंट्री नर्व सिस्टम की बात करें तो विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन, यहाँ पे जो चीजें कंट्रोल होंगी, यहाँ पे जो चीजें कंट्रोल होंगी वो हमारे अंडर कंट्रोल है, यहाँ की चीजें अंडर कंट्रोल है, मतलब हम उनको कमांड दे सकते हैं इन न्यूरॉन्स की, इस नर्व्स के हेल्प से। लेकिन यहाँ पे जो वर्क परफॉर्म होगा, यहाँ पे जो वर्क परफॉर्म होगा वो होगा ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, मतलब अपने आप से, इनवॉलेंट्री एक्शन, मतलब आप चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और ऑटोनॉमिक के अंदर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ये भी इन्वॉल्व रहते हैं पार्ट्स। ठीक है, जिनका काम क्या है, एक का काम है इंक्रीज करना किसी भी चीज को, सिंपैथेटिक वर्क करेगा तो मतलब वो चीजों को बढ़ा देता है, पैरासिम्पैथेटिक अगर वर्क करेगा तो ये चीजों को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम काम करता है। क्लियर है। तो इस फ्लो चार्ट को एक बार अच्छे से देखो कि नर्व सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सीएनएस पीएनएस में, सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कोड, पीएनएस के अंदर नर्व्स जो कि क्रेनियल, स्पाइनल, विजुअल। पीएनएस के भी फर्दर दो पार्ट, वॉलेंट्री और ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक के अंदर भी दो पार्ट आते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, वो हमारी वो एक्टिविटी कंट्रोल करेगा जिसको हम चाह के कंट्रोल, अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, या इनवॉलेंट्री एक्शंस होंगे जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्लियर है। हाँ जी, अब हम पढ़ते हैं सीएनएस के बारे में, वन बाय वन। सीएनएस के जो ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, हमने अभी अभी पढ़ा कि सीएनएस के पास ब्रेन है और स्पाइनल कोड है। अब इन दोनों ही चीजों को हम वन बाय वन क्लियर करते हैं कि सबसे पहले ब्रेन, कि ब्रेन कैसे वर्क करेगा, क्या क्या पार्ट्स हैं। ओके, द ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जो मेन सेंटर है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का, वो कौन है, वो है ब्रेन।
इट इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। अब ये एक हार्ड कैविटी के अंदर, हार्ड बॉक्स के अंदर बंद है, जो ये हमारी ना ये हार्ड बॉक्स, ठीक है, इसके अंदर बंद है और इस हार्ड बॉक्स को हम बोलते हैं क्रेनियम, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रेनियम। इट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन, ये बेसिकली 3 मेम्ब्रेन से कवर होता है। इट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन। जो क्रेनियम है और जो ब्रेन है, क्रेनियम और ब्रेन है, उनके बीच में लेयर है, 3 लेयर है। उन लेयर का हम बोलते हैं मीनिंग्स, जिनके अंदर एक फ्लूइड फील्ड है, ठीक है, इन लेयर्स के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, जिस फ्लूइड का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। काम क्या करेगा ये काम करेगा प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम द शॉक। अब ये शॉक मैकेनिकल भी हो सकता है और कैसे भी हो सकता है, ठीक है, एकदम से जर्क लगे, चोट लग जाए, या फिर एकदम से कोई इस तरीके से रिस्पॉन्स हो, स्टिमुलस हो जो सडन हुई है, ठीक है, तो उन सभी केसेस में ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद जो ब्रेन है, इस ब्रेन के 3 हिस्से हैं, 3 मेन पार्ट्स है ब्रेन के। वन इज फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन, तो 3 हिस्से हैं। अब इन 3 हिस्सों में भी फर्दर पार्ट्स हैं, कौन कौन से? अगर हम बात करें फोर ब्रेन की, तो फोर ब्रेन कंसिस्ट सेरेब्रम, ओल्फैक्टरी लोब, ठीक है, तो दो बेसिकली ये मेजर पार्ट है फोर ब्रेन के अंदर। वैसे अगर देखो ये 10th क्लास तक का है, इसलिए हम इसको इतना डीप नहीं करा रहे। अगर आप कहें कि सर क्या सिर्फ इतने ही पार्ट्स ब्रेन, नहीं, अगर हम डीपली स्टडी करें तो फर्दर इनके भी सब पार्ट है, इनको भी अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग लोब्स में डिवाइड किया गया है, तो उतनी नीड नहीं है अभी। इसके बाद इट इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब फोर ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे जो थिंकिंग प्रोसेस है वो परफॉर्म रहेगी। कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शन, जो भी वॉलेंट्री एक्शन है, फॉर एग्जाम्पल मैं हाथ की मूवमेंट करा रहा हूँ, हाथ की मूवमेंट करा रहा हूँ, ये मैं चाह के करा सकता हूँ, अपनी इच्छा से कर सकता हूँ। वॉलेंट्री एक्शन, इस तरीके के एक्शन भी डिसाइड होंगे कहाँ पे? फोर ब्रेन में। इट कंट्रोल टच, कोई भी टच करेगा, स्मेल करेगा, हियरिंग सुनेगा, टेस्ट करेगा, देखेगा, या फिर मेंटल एक्टिविटी लाइक कौन सी? थिंकिंग, लर्निंग एंड मेमोरी, और साथ साथ इमोशंस, ये सारे के सारे कौन कंट्रोल करेगा? ये सारे के सारे कंट्रोल करेगा हमारा फोर ब्रेन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो फोर ब्रेन, तो इस हिसाब से फोर ब्रेन मेजर पार्ट है जो परफॉर्म करता है ब्रेन की एक्टिविटी को। क्लियर है? तो देख लो इस चीज को अच्छे से कि कौन कौन से हैं, देख भी लो, नोट भी कर लो अगर नोट भी नहीं किया है। अच्छा हाँ, एक चीज और, अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप लोग यहाँ पे नोट्स भी बना सकते हैं इन सबको देख के। क्लियर है? तो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इज नोन एज मिड ब्रेन, सेकंड पार्ट इज नोन एज मिड ब्रेन, ठीक है। अब मिड ब्रेन में देखो, मिड ब्रेन क्या है? कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन। क्या? ये इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करेगा, वो एक्शन जो हमारे बस में तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, हेड की रिफ्लेक्स मूवमेंट, नेक की और आईज की। अब सोचोगे वो हेड को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं, अगर अचानक से कोई तेज साउंड आया तो हम एकदम से ऐसे पलट के देखेंगे, एकदम से ऐसे पलट के देखेंगे, ठीक है। तो हेड की और नेक की मूवमेंट उस टाइम पे वो हमारी इनवॉलेंट्री है, ठीक है, उस टाइम पे इनवॉलेंट्री है। तो ये क्या चीज है? ये मिड ब्रेन का जो पार्ट मिड ब्रेन है वो कंट्रोल करेगा इस चीज को। इसके बाद फिर आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या क्या कंट्रोल करेगा? हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द सेरेबलम, ये हिंड ब्रेन के पार्ट है। हिंड ब्रेन कंसिस्ट सेरेबलम, पोन्स एंड मेडुला, सेरेब्रम, पोन्स एंड मेडुला, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये 3 पार्ट हैं हमारे किसमें? हिंड ब्रेन में। कौन क्या क्या कंट्रोल करता है वो देख लेते हैं। अगर हम बात करें सेरेबलम की, अब अगर हम बात करें सेरेबलम की, तो बॉडी के जितने मूवमेंट्स है, या बॉडी, अब मैं खड़ा हूं, ठीक है, मेरा बैलेंस है, मैं गिर नहीं रहा, ये सारी चीजें, या फिर पोस्चर, फॉर एग्जांपल मैं बैठा हूँ, बेंच पे बैठा हूँ, चेयर पे बैठा हूँ, ठीक है, या फिर मैं एक पाँव पे खड़ा हूँ, ये बैलेंस पोस्चर, या फिर योगा कर रहा हूँ, वो सारी की सारी चीजें कौन कंट्रोल करेगा? वो करेगा सेरेब्रम, ठीक है। उसके बाद हम पार्ट देखते हैं हिंड ब्रेन का। तो हिंड ब्रेन का जो पार्ट है वो क्या है? अगला पार्ट है पोन्स। पोन्स क्या कंट्रोल करेगा? जो भी हम सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है, हमें सोचना नहीं पड़ रहा कि सांस लेना है कि छोड़ना है, ये सारी चीजें ये अपने आप हो रही है, ऑटोमेटिक हो रही है, तो इस चीज को कंट्रोल करेगा पोन्स रीजन जो कि हिंड ब्रेन का है। इसके बाद हम देखते हैं मेडुला। थर्ड पार्ट है किसका? हमारा थर्ड पार्ट है हिंड ब्रेन का। अब इस थर्ड पार्ट में देखो,
ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ठीक है, ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, ये स्वेलोइंग, स्वेलोइंग मतलब खाना, जो आप गटकते हैं चीजों को, उसको भी, कफिंग को, खांसने को भी कंट्रोल करेगा, स्नीजिंग को भी कंट्रोल करेगा और वोमिटिंग को भी कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी चीजें हैं, कौन सी, हमारी हार्ट बीट होगी, ब्लड प्रेशर होगा, स्वेलोइंग हो गया, कफ हो गया, स्नीजिंग होगी और वोमिटिंग होगी, ये सारी की सारी चीजें कौन, ब्रेन का हिंड पार्ट, हिंड ब्रेन कंट्रोल करेगा। और हिंड ब्रेन में भी कौन, मेडुला रीजन, ठीक है ना। तो ये सारे पार्ट्स हैं किसके, ब्रेन के, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इनके फंक्शंस आप देख सकते हो अच्छे से, कौन किस चीज को कंट्रोल कर रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप इन चीजों के भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे ने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं इजीली, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। जिस तरीके से हमने अभी अभी ब्रेन को पढ़ा है, वैसे ही हम स्पाइनल कोड को भी पढ़ लेते हैं भाई, देख लो। स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन, कहां से शुरू होती है, स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन, एंड कहां तक जाती है, एक्सटेंड थ्रू द वर्टिब्री कॉलम्स, वर्टिब्री कॉलम्स तक जाती है। टोटल कितने पेयर्स ऑफ नर्व्स ये रखती है, तो 31 पेयर ऑफ नर्व्स, जो नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं कहां से, स्पाइनल से, कितने पेयर है, 31 पेयर है। इट इज कंसर्न विद रिफ्लेक्स एक्शन एंड द कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। मतलब क्या है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन कराने में रिस्पॉन्सिबल है, क्या, कैसे, कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पाँव पे किसी ने ऐसे हिट किया तो मैं एकदम से पाँव को हटाऊंगा वहां से, तो ये जो एकदम से हिट किया, इस इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कोड के थ्रू ब्रेन तक लाना है, और फिर वापस से उस पैर को या फिर उस पाँव को हमने ना ऑर्डर देना है कि भाई वहां से हट जाओ, कोई चीज है जो दिक्कत कर रही है तुम्हें वहां से पाँव हटा लेना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी एक्टिविटी क्या है, वो रिफ्लेक्स एक्शन है, और इस चीज को कंट्रोल करने में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पाइनल कोड की। अब यहाँ पे वर्टिब्रीज देख पा रहे होगे आप, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे पता नहीं आप अच्छे से चीज देख पा रहे हो कि नहीं, यहाँ पे लिखा है C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है, ये वर्टिब्री, जो देसी भाषा में ये नहीं कहते डिस्क, ठीक है, हम कहते हैं कि सर्वाइकल पेन है, डिस्क खराब हो गई है, ये वही डिस्क है, ठीक है। सर्वाइकल में 7 होती हैं, ठीक है, थोरेक्स में 12 होती हैं, लूमर में 5 होती हैं, कोएक्सियल कॉम्बिनेशन है, और फिर सेक्रल भी, सेक्रल के बाद कोएक्सियल, सॉरी। तो इस तरीके से स्पाइनल नर्व्स है, और सॉरी वर्टिब्री कॉलम्स, और यहीं पे स्पाइनल नर्व्स हमारी जाती हैं, जो ओरिजिनेट है किधर से, स्पाइनल कोड से, क्लियर है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आज के लिए हम इतना ही करेंगे इस क्लास में। आज हमने जो क्लास में पढ़ा है वो क्या है, वो हमने सीएनएस के बारे में पढ़ा, सीएनएस में ब्रेन, स्पाइनल कोड, इसके बारे में क्लियर कर लिया है। हमने रिसेप्टर्स के बारे में जान लिया है, हमने नर्व्स के बारे में जान लिया, हमने न्यूरॉन्स के बारे में जान लिया, ठीक है। तो ये आज का जो है इस क्लास का मेन टॉपिक थे। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को कल फर्दर, ठीक है। इससे रिमेनिंग जो इससे रिलेटेड टॉपिक है वो सारे हम पूरे कवर करने वाले इन क्लासेस में। तब तक के लिए आप हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू।